वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ और भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है। और आई होप आप जो पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कुछ अब क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के सॉल्व करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी ये सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसके साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं आरओ एग्जाम के लिए। और यूपी पीसीएस के लिए मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज कराई हुई हैं, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली रात को 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। 1 बजे आप जीएस की क्लास देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, लगभग 40 से 45 दिन का है या 30 दिन का है, 2 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इन एग्ज़ाम में अभी क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है वो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से दिया गया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतनी क्लासेस कीजिए और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड क्विज सॉल्व कीजिए। क्विज लगाने से आपको ये रहेगा किस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अभी किस सब्जेक्ट में और मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की अभी नीड है और अच्छे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, जिसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस दिए गए हों, ना कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो अभी आपको पता होना चाहिए यूपीपीएससी का कैसा एग्जाम पैटर्न रहा है। आरओ का एग्जाम आप दे चुके हैं, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम आप देते रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उस पर आप अपने आप को आदत डालना चाहते हैं तो आपको वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है बिना देर किए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से एससीएस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जो कोर्स आप चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतर साबित होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे पिछली क्लासेस में, ठीक है, राइट टू वोट वाला, और उससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने आंसर नहीं किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड था कि मैंने आपसे पूछा था कितनी है, अभी संख्या में 11 है, हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए और सारे संशोधन भी पूछे गए थे। उस पर तो कम कमेंट आए, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने अच्छे से कमेंट किया, उसका आंसर किया, अच्छा लगा। इसी तरह आप रिएक्ट कीजिए और इसी तरह आप जब कमेंट करेंगे ना आंसर्स, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। तो इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है या कैसी लग रही है क्लासेस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एफ.ई. क्लेमेंट्स, ऑप्शन बी है सी.सी. पार्क, ऑप्शन सी है सी.डी.वी. अगर, और ऑप्शन सी है यहाँ पर ये डी.वी. अगर हैं, और ऑप्शन डी है एस.जे. गूल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एफ.ई. क्लेमेंट्स। इन्होंने मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में जो ये एक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे प्रश्न ना बने ऐसा नहीं होता है, तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है। सबसे पहले है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सेकंड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, और डी है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फिर वन संरक्षण अधिनियम। ये आया 1980 में, ठीक है। तो किस ऑप्शन में ए का 1 दिया गया? 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया 1986 में।
तो हो जाएगा 2, बी का 2। फिर देखते हैं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया। सी का 3rd है और जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4। 3rd क्वेश्चन है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, ऑप्शन बी है जल में घुली ओजोन की मात्रा से, ऑप्शन सी है जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से और ऑप्शन डी है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जिसे हम लोग बोलते हैं बीओडी। तो बीओडी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब नदी के जल में ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है उसका पता लगाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। 4th क्वेश्चन है घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। ऑप्शन ए है सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, ऑप्शन बी मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, और ऑप्शन डी है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी, सबसे पहले मैंग्रोव्स हैं, देन ग्रासलैंड्स हैं, लेक्स और ओशियंस। 5th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है पेरियार टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व। 6th क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए 2019 की है, अभी नया डेटा है, उसके अनुसार आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट से भी प्रश्न बनते हैं, वो चाहे यूपी का हो या भारत का हो। तो ISFR रिपोर्ट आपको तैयार कर लेनी है और इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। 7th क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेस्टर्न घाट को। 8th क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा उसका कारण है और बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। कथन है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। The various components of ecology are not interdependent on each other. इसका रीजन दिया गया क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा या कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन सही नहीं है, कारण सही दिया गया है। 9th क्वेश्चन है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ। इसका राइट आंसर होगा ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ, गुजरात में। 10th क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। अर्थ, सन, सी या मून। इजी से क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य। 11th क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या फिर सोलर एनर्जी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी। 12th क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी कीटनाशक प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ओजोन परत क्षरण से या फिर ऑप्शन डी आर्द्रभूमि संरक्षण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामसर सम्मेलन संबंधित है वेटलैंड कंजर्वेशन या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो आपको डेट भी याद रखनी है, दिवस भी पूछा जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, और थीम भी पूछ ली जाती है, तो इस बार की थीम याद रखिएगा 2024, 2 फरवरी 2024 की थीम क्या थी, तो आर्द्रभूमियाँ एवं मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी इस बार की थीम रही है। प्रश्न बन सकता है तो याद रखिएगा।
13th क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1987, 1992, 1995 और 1998 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1992। 14th क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक। तो जो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। इसका राइट आंसर होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, उत्तराखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 16th क्वेश्चन है एक कथन है दूसरा उसका कारण है और देख करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। इसका कारण दिया गया जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आफ्टर द इनिशियल इनपुट ऑफ मैटर्स इन द बायोस्फीयर, न्यू मैटर कैन नॉट बी एडेड अगेन, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन सही है किंतु इसका कारण गलत है। 17th क्वेश्चन है जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं पैरासाइट, सेपरेटर, प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर। तो बताना है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच मीडिएटर का काम कौन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स या फिर उत्पादक। 18th क्वेश्चन है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या स्मॉग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर CFCs। इनके द्वारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। और ये ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वायुमंडल की समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। इसकी मोटाई नापते हैं डॉप्सन में। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं और इस बार की इसकी थीम क्या थी? 19th क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या मीथेन। बहुत इजी सा प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नॉट पूछा गया है हरित गृह गैस कौन सी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है? ऑप्शन ये है 1991 से 1992 में शुरू किया गया था। बी है मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर कार्य करता है। सी है यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। और ऑप्शन डी है इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यही गलत दिया गया कि केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो सभी हाथियों के कल्याण पर यह केंद्रित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनवायरनमेंट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के मैं आती रहूँगी आपके सामने और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको पेड ग्रुप की जानकारी चाहिए या पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसके लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।